हेलो फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। यहाँ पे ट्यूटोरियल में थ्योरेटिकल अप्रोच से हट के मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलूँगा, लर्न बाय एग्जांपल अप्रोच, जिसमें कि प्रोग्राम कोड करके रन करते हुए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पे लैंग्वेज के कौन से कंसेप्ट क्यों और कैसे यूज़ किए गए हैं। सो किसी भी कोडिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उस लैंग्वेज को सीखने के बेनिफिट्स क्या है और वो लैंग्वेज कहाँ भी यूज़ होती है। तो सी लैंग्वेज एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है और लर्न करने में भी इजी है। इसका सिंटेक्स भी बहुत साइंटिफिक है, बहुत इजी टू लर्न है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो हम ये देखते हैं सबसे पहले। सो सी लैंग्वेज आपको कंप्यूटर वर्किंग अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हुए आप कंप्यूटर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे कि मेमोरी एलोकेशन और वेरिएबल्स, इस तरह के पॉइंटर्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सी लैंग्वेज एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके जिसके अंदर कि आपके जो रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी है वो लैंग्वेज के अंदर इनबिल्ट है, प्लस कुछ आपको जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं, जो एडिशनल फंक्शनलिटी के लिए चाहिए, वो लाइब्रेरी के अंदर है। जब भी आपको फंक्शन रिक्वायर्ड है वो आप लाइब्रेरी इंपोर्ट कर सकते हैं इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू और उसकी फंक्शनलिटी को आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हम देखते हैं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, ये सभी लैंग्वेजेस जो हैं ये सी के साथ इंटरफेस की जा सकती हैं। सी के प्रोग्राम को क्रिएट करके इन लैंग्वेजेस के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और इन प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सी लैंग्वेज की कोडिंग आपको बहुत हेल्प करती है। इन केस मैं सी लैंग्वेज में अच्छे से मास्टरी कर लेता हूँ तो मैं किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत ही ईजिली सीख सकता हूँ। सिंटेक्स में थोड़े बहुत वेरिएशंस रहते हैं लेकिन जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सेम रहते हैं। जो भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं वो एक लैंग्वेज में सॉल्व करने के बाद दूसरी लैंग्वेज में भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सी सीखने से एक और एडिशनल एडवांटेज हमें ये है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर की पूरी वर्ल्ड प्रोग्रामिंग कम्युनिटी कंट्रीब्यूट करती है, उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सी लैंग्वेज इनका बेस है। उनमें से एक काफ़ी पॉपुलर प्रोजेक्ट है जो कि पाइथन लैंग्वेज है। आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन केस आप सी लैंग्वेज को मास्टरी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सी लैंग्वेज यूज़ कहाँ पे होती है, क्योंकि हम लैंग्वेज सीखेंगे तो इसकी यूटिलिटी भी हमें बतानी चाहिए। सो सी लैंग्वेज की जो यूटिलिटी है ये अक्रॉस इंडस्ट्री है और ये आपको एक सिस्टम प्रोग्रामिंग में बहुत यूज़ होता है। मीन्स की एम्बेडेड सिस्टम्स आप कह लीजिए या सिस्टम एप्लीकेशंस होगी जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं। एडोबी कंपनी है जिसके की काफ़ी पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं। मैक्सिमम एडोबी जो सॉफ्टवेयर हैं वो सी लैंग्वेज में कोडेड हैं, उसके कंपोनेंट्स। फिर ब्राउज़र की डेवलपमेंट जो होती है, ब्राउज़र के एक्सटेंशंस की कोडिंग होती है, उसमें भी सी लैंग्वेज का काफ़ी बड़ा रोल है। माई सीक्वल डेटाबेस की कोडिंग जो है वो सी लैंग्वेज में की गई है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स, लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं इन्हें हम कंपाइलर्स कहते हैं। कंपाइलर्स के कंपोनेंट्स भी सी में प्रोग्राम किए जाते हैं। और आईओटी रिलेटेड एप्लीकेशंस, आईओटी रिलेटेड एप्लीकेशंस कौन से हैं? जब आपके डिफरेंट सेंसर और डिवाइसेस यूज़ करके हम एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग को, सॉफ्टवेयर को, तो उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। सो ये जो सेंसर्स हैं या जो ये एक्चुएटर्स हैं, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं वो भी हमारा सी लैंग्वेज में कोड किया जा सकता है। तो इतने एप्लीकेशंस हैं इसके। अब बात ये आती है कि सी लैंग्वेज में बेसिक सीख के आप ये सब नहीं कर सकते, आपको एडवांस लेवल सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। फिर आप एम्बेडेड सिस्टम्स की कोडिंग या सिस्टम एप्लीकेशंस या कंपाइलर एप्लीकेशंस या इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स टेकअप करेंगे जिनमें कि मैं आपको लिस्ट आउट करता हूँ यहाँ पे। एक हम बेसिक सी प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सी प्रोग्राम, जिसमें कि हम जस्ट एक टेक्स्ट आउटपुट देंगे यूज़र को। फिर हम सम ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। थर्ड प्रोग्राम जो हम इस वीडियो में बनाएंगे वो एक्सेप्टिंग मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ स्टूडेंट एंड कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज। फोर्थ प्रोग्राम वुड बी कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल रेट टाइप को यूज़ करके हम सिंपल इंटरेस्ट कॉम्पिटिशन करेंगे। और फिफ्थ प्रोग्राम जो इस वीडियो में है वो है कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सो लर्न बाय एग्जांपल अप्रोच से चलेंगे तो हम विजुअल स्टूडियो कोड एनवायरनमेंट में यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, तो VS कोड हम इंस्टॉल करने के अगर सिस्टम पे नहीं है, वो किसी भी OS पे VS कोड अवेलेबल है। इन केस आप Linux पे हैं तो भी
विंडोज़ पे हैं तो भी, और एप्पल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी VS कोड अवेलेबल है। सो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम कोड करते हैं, जो कि मेरा फर्स्ट प्रोग्राम रहेगा सी लैंग्वेज का। सो एपिसोड 1 फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। इस फाइल का नेम first.c, सी के प्रोग्राम का जो कोड फाइल है उसके प्रोग्राम का एक्सटेंशन .c रहता है। इस प्रोग्राम में फर्स्ट फाइल जो हमारी स्टार्टिंग में रहेगी इंक्लूड स्टेटमेंट रहेगी, इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन सी के अंदर हम यूज़ करते हैं वो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के अंदर हमारे इंक्लूडेड हैं, डिफाइंड है। सो हमें ये अपने सी प्रोग्राम में स्टार्टिंग में ये फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। और उसके बाद सी प्रोग्राम का जो कोड है वो हम एक मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। सो वॉइड मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर पूरी की पूरी फंक्शन बॉडी रहती है, और इसके अंदर हमें फंक्शन यूज़ करना है जो कि स्क्रीन पे हमें आउटपुट दे माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। सो सी लैंग्वेज में प्रिंटफ फंक्शन का जो नेम है वो टाइप करके हम उसके बाद पैरामीटर्स जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं। सो प्रिंटफ पैरेंथेसिस स्टार्ट डबल कोट्स के अंदर मुझे ये टेक्स्ट कंटेंट देना है माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। और प्रोग्राम की स्टेटमेंट को सेमीकोलन से हम टर्मिनेट करते हैं। सो ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है सी का अपने आप में, जो कि एक सिंगल टेक्स्ट लाइन स्क्रीन पे आउटपुट करता है माई फर्स्ट सी प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है और हमें रन करना है। सो अगला स्टेप है, पहला स्टेप कोडिंग हो गया, नेक्स्ट स्टेप होगा कंपाइलेशन। ये जो प्रोग्राम है हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, और थर्ड है रन, जबकि हम जो मशीन लैंग्वेज वाली फाइल है उसको रन करेंगे। सो हम ये कंपाइलेशन का प्रोसेस के लिए टर्मिनल विंडो में चले जाते हैं और अपने स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर जिसके अंदर हमारी फाइल है उस फोल्डर के अंदर एंटर करते हैं, और GCC जो मेरा सी का कंपाइलर है, GNU सी लैंग्वेज का, उस GCC कंपाइलर को कॉल करके उससे हम अपनी इनपुट फाइल देते हैं जिसके अंदर कोड हमारा टाइप्ड है first.c, और आउटपुट हमें जिस फाइल में क्रिएट करनी है उसका नेम भी हम यहाँ पे -o और फर्स्ट। जब मैं ये टाइप करके एंटर प्रेस करूँगा तो ये कंपाइलर मेरी फाइल को कंपाइल कर देगा, कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, और एक exe फाइल आप देख रहे हैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जनरेट होगी। अब इस exe फाइल को रन करने के लिए हम यहाँ पे टर्मिनल में ही इस फाइल का नेम ./ मीन्स की इसी फोल्डर में फर्स्ट करके टाइप करके एंटर प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटपुट माई फर्स्ट सी प्रोग्राम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है एक बेसिक सी प्रोग्राम का। हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है जो भी रिक्वायर्ड है, बेसिक फंक्शनलिटी चाहिए तो सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच फाइल चाहिए हमें, और उसके बाद मेन प्रोग्राम हमारा वॉइड मेन करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें पूरा का पूरा उस प्रोग्राम का डेफिनेशन वहाँ पे दे देना है। जो भी हमें फंक्शनलिटी चाहिए वो हमें स्टेटमेंट्स टाइप करके कोडिंग करके वो स्टेटमेंट्स यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम। अब नेक्स्ट इन क्यू है, हम अपना रिक्वायरमेंट देखते हैं। नेक्स्ट इन क्यू हमें क्या चाहिए, सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। सो हम अपने कोड विंडो में वापस आते हैं और फिर से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसे नेम देते हैं sum.c, राइट। एपिसोड 1 फोल्डर में sum.c। सो sum.c के अंदर हमें क्या फंक्शनलिटी चाहिए, हमें 2 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेने हैं और उन्हें कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना है और आउटपुट स्क्रीन पे सेंड करना है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम का जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल है वो पूरा का पूरा हम इस प्रोग्राम में करके देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। इस प्रोग्राम के लिए कंसोल से इनपुट लेने के लिए हमें एक और हेडर फाइल चाहिए, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, CONIO.h, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। फिर मेन प्रोग्राम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि हमें यूज़र से 2 वैल्यूज़ इनपुट लेनी है और उन वैल्यूज़ को प्रोसेस करना है, और फिर उन 2 वैल्यूज़ का जो रिजल्ट है सम है वो हमें डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। तो सी में जब हमें वैल्यूज़ स्टोर करनी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी में, तो हमें लैंग्वेज उस वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स चाहिए जिन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं। सो वेरिएबल्स को सी में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। वेरिएबल्स की डेटा टाइप हमें पहले से
बतानी पड़ती है। अब नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर के लिए जो बेसिक डेटा टाइप यहाँ पे अवेलेबल है सी लैंग्वेज में वो है इंट। तो इंटीजर के लिए इंट, बाद में हम डेसिमल्स यूज़ करेंगे तो फ्लोट, राइट। सो यहाँ पे मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ तो मेरे सारे नंबर्स जो है वो इंटीजर हैं। कितने कंटेनर्स चाहिए मुझे? आई नीड 3 कंटेनर्स। एक मुझे फर्स्ट नंबर स्टोर करने के लिए चाहिए जिसको मैंने नेम दे दिया वेरिएबल को ए, दूसरा नंबर बी, और तीसरा कंटेनर जिसके अंदर मैं सम स्टोर करूँगा। तो 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर किए मैंने, तीनों की डेटा टाइप इंटीजर है, ए, बी और सम। नेक्स्ट स्टेप प्रोग्राम में क्या रहेगा? यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट करना। इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए सी में फंक्शन है स्कैन एफ, राइट। अब ऑब्वियसली मैं यूज़र से जब इनपुट एक्सेप्ट करना चाहूँगा तो मैं यूज़र को एक मैसेज स्क्रीन पे देना चाहूँगा कि यू हैव टू एंटर द इनपुट, या मैं कह सकता हूँ एंटर 2 नंबर्स। सो मैसेज हमें पता है, लास्ट प्रोग्राम में हमने देखा था जो फर्स्ट सी प्रोग्राम था कि स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं और जो भी कंटेंट डिस्प्ले चाहिए वो डबल कोट्स के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर 2 नंबर्स, और मैसेज डिस्प्ले करने के लिए नेक्स्ट टास्क क्या है? हमें वो नंबर्स यूज़र से एक्सेप्ट करने हैं, वो टाइप करके एक्सेप्ट करने हैं। तो हमें स्कैनर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जो कि कीबोर्ड इनपुट के लिए वेट करता है, और डिपेंडिंग अपॉन कितने वेरिएबल्स हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए दिए उतने वेरिएबल्स को इनपुट एक्सेप्ट करता है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? जब हम फंक्शन कॉल करते हैं स्कैनफ, तो जिस भी डेटा टाइप का डेटा हम कीबोर्ड से एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए हमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ता है डबल कोट्स के अंदर। अब जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है डिजिट के लिए वो %d है। सो %d जो है, अगर मैं %d करके कॉमा के बाद एक वेरिएबल नेम देता हूँ a, सो मैं वेरिएबल का, अब जो एम्परसेंड है मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट अपकमिंग प्रोग्राम्स में, हमें स्कैनर फंक्शन को इसका पास बाय रेफरेंस करना पड़ता है। सो पास बाय रेफरेंस क्या है कि हमें एड्रेस पास करना पड़ता है इस वेरिएबल का स्कैनर फंक्शन को। सो %d और %a जब मैं करता हूँ तो एक वेरिएबल मैं इनपुट ले पाऊँगा कीबोर्ड से। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे 2 वेरिएबल्स लेने हैं। सो यहाँ पे %d और एक स्पेस देके %d रिपीट कर दूंगा मैं, सेकंड वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे आ गया, और कॉमा सेपरेटर के बाद मैं सेकंड वेरिएबल को भी इनपुट एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ पे सेकंड वेरिएबल का नेम b है तो b। सो इनपुट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इनपुट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है प्रोसेस। सो सी में कंप्यूटेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड पे हमने रखा वेरिएबल इक्वल टू, अब असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट क्या होता है? किसी वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करना। अब वो वैल्यू स्टैटिक वैल्यू भी हो सकती है, लिटरल हो सकता है। मैं सम को कहता हूँ सम इक्वल टू 10, सो ये लिटरल हो गया, सीधे की सीधे वैल्यू दे दी, या एक कंप्यूटेड वैल्यू हो सकती है। सो मैंने 2 वेरिएबल एक्सेप्ट कर रखे हैं यूज़र से, ए और बी। यूज़र ने उन वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी कंटेंट दिया हो सकता है ए और बी के अंदर, और अब मुझे सम में क्या असाइन करना है? ए और बी का सम। सो a प्लस बी। सो ए और बी वेरिएबल का जो भी कंटेंट होगा ये समेशन होके सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और जब मैं आउटपुट चाहता हूँ तो मुझे प्रिंटफ में सम वेरिएबल को डिस्प्ले करना पड़ेगा आउटपुट दिखाने के लिए। सो मैं यहाँ पे कहूँगा प्रिंटफ सो सम ऑफ %d एंड %d। सो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ हम पहले 2 वेरिएबल्स डिस्प्ले करेंगे इस, और थर्ड वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ पे हम सम डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा जो आउटपुट है इसके अंदर हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर्स लगा दिए। सो प्रिंटफ फंक्शन का पहला टाइप आपने देखा था जहाँ पे जैसे लाइन नंबर 7 पे है एंटर 2 नंबर्स। सो एक स्ट्रिंग लिटरल हमने सेंड कर दिया स्क्रीन पे, एंटर 2 नंबर्स। अब ये दूसरा यूजेज हम फॉर्मेट देख रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन का, जहाँ पे हम सम ऑफ %d एंड %d, जहाँ पे हम प्लेस होल्डर्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो जब हम सम ऑफ %d एंड %d यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंटफ में, सो ये तीनों जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, तीनों जो प्लेस होल्डर्स हैं, इन तीनों में हम 3 वैल्यूज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। सो %d पहले वाले में a की वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे, दूसरे में b की वैल्यू, और तीसरा जो प्लेस होल्डर है उसमें हम सम डिस्प्ले करेंगे। तो जब फाइनली ये आउटपुट स्क्रीन पे आएगी तो आएगा सम ऑफ जो भी फर्स्ट नंबर यूज़र ने दिया, फॉर एग्जांपल यूज़र 5 देता है, सो और दूसरा नंबर यूज़र 7 देता है, तो यहाँ पे क्या वैसे डिस्प्ले होगा? सम ऑफ 5 एंड 7 इज़ 12।
सो इस तरीके से ये हमारा समेशन ऑफ टू नंबर्स, ये प्रोग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या था, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल कंप्लीट है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं कमेंट सी में कमेंट करने के लिए आप डबल स्लैश यूज़ करते हो, सो मैं कहता हूँ ये इनपुट पार्ट है इस प्रोग्राम का, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये प्रोसेस पार्ट है जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ कंप्यूटेशन हो रही है, कैलकुलेशन हो रही है, और ये वाला पार्ट जो है ये आउटपुट वाला पार्ट है। तो किसी भी प्रोग्राम का इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल सिंपलेस्ट पॉसिबल हो सकता है, जैसे इसमें है एक एक लाइन का इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जहाँ पे कि प्रोसेसिंग मल्टीपल लाइन ऑफ कोड में प्रोसेसिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हमने पूरा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर स्टडी किया, इनपुट भी यूज़र से ले रहे हैं, उस इनपुट को प्रोसेस भी कर रहे हैं, और आउटपुट भी दे रहे हैं, जो प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट आया उसको स्क्रीन पे हम डिस्प्ले भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैंने आपसे कहा कि प्रोग्राम को हमें कंपाइल करना होता है, कंपाइलर कॉल करके। सो कंपाइलर कमांड कॉल करके जीसीसी, प्रोग्राम का नेम सम है, और आउटपुट में sum.exe में सेंड करना चाहता हूँ कंपाइलेशन के बाद। सो जीसीसी sum.c आउटपुट सम। इन केस इसमें कोई भी एरर नहीं होगा कोडिंग में, तो ये कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और sum.exe करके एक फाइल हमारे इस बेस फोल्डर में क्रिएट हो जाएगी। तो इसको क्रिएट करके हम एंटर प्रेस करते हैं। सो हम देख रहे हैं कि sum.exe यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप ये जो ट्री है फाइल्स का स्ट्रक्चर, उसके अंदर देखिए sum.exe फाइल यहाँ पे जनरेट होगी। अब इस फाइल को रन करने के लिए हमें वही टेक्निक यूज़ करनी है, ./sum। सो एंटर टू नंबर्स। अब यहाँ पे मुझे 2 नंबर्स एंटर करने हैं। लेटर से मैं जैसे एग्जांपल में बोल रहा था वैसे 5 और 7 2 नंबर्स एंटर कर देता हूँ, राइट। एंटर करने के बाद जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा कोड जो है प्ले होगा, स्कैन हो जाएंगे ये दोनों नंबर्स ए और बी वेरिएबल्स में, प्रोसेसिंग हो जाएगी, ए और बी का सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, तो 5 + 7 12 स्टोर हो जाएगा सम वेरिएबल में। और आउटपुट के लिए जब मैं प्रिंटफ फंक्शन कॉल करूँगा, प्रिंटफ सम ऑफ % एंड %d, तो सम ऑफ ए मीन सम ऑफ 5 एंड बी 7 इज सम, दैट इज 12। सम ऑफ 5 एंड 7 इज 12। सो इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने यूज़र से इनपुट देना भी सीख लिया। फर्स्ट प्रोग्राम में हमने सिर्फ आउटपुट देना सीखा था, सेकंड में हमने इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट सेंड करना स्क्रीन पे, तीनों स्टेप्स एक प्रोग्राम के यहाँ पे सीख लिए। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की। सो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो थर्ड प्रोग्राम है हमारा, वो है एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ स्टूडेंट एंड कैलकुलेट टोटल मार्क्स एंड %। अब ये प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हम ये सीख चुके हैं कि हमें वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, राइट। सो मुझे 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से एक्सेप्ट करने हैं और टोटल और % कैलकुलेट करना है। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि कितने वेरिएबल्स चाहिए, तो आप कहोगे 5 तो हमें चाहिए 5 सब्जेक्ट के मार्क्स के लिए, एक वेरिएबल हमें चाहिए टोटल कैलकुलेट करने के लिए, और एक वेरिएबल चाहिए % कैलकुलेट करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1, यही फोल्डर के अंदर फिर से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका नेम मैं result.c दे देता हूँ, राइट। सो उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h, मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। इसकी बॉडी में इसकी डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सो अब क्योंकि मार्क्स जो है ना वो आपके इंटीजर नहीं है जरूरी, मार्क्स बच्चे के डेसिमल में हो सकते हैं। सो मार्क्स कैन बी लाइक 75.5, और अगर 50 में से इट कैन बी 42.5, राइट। सो फ्लोट, डेसिमल नंबर्स के लिए सी में जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। सो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स मैं यहाँ पे एक्सेप्ट करूँगा, और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं, तो वेरिएबल्स के नेम है M1, M2, M3, M4 और M5, और टोटल स्टोर करने के लिए वेरिएबल का नेम टोटल, और % स्टोर करने के लिए वेरिएबल का नेम %। तो ये 5 + 2 7 वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यूज़र को एक मैसेज स्क्रीन पे सेंड करना कि एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनपुट एक्सेप्ट करना। इनपुट कैसे एक्सेप्ट करते हैं हम, आपको मालूम है, स्कैनफ के थ्रू। अब यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पहले डिजिट लिए थे हमने इंटीजर, अब क्योंकि फ्लोट है तो फ्लोट के लिए %f है फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो यहाँ पे 5 टाइम्स हम फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि हमें 5 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेने हैं। और
जो वेरिएबल्स हैं उनके हम मेमोरी एड्रेसेस पास करेंगे एम्परसेंड के थ्रू, पास बाय रेफरेंस। सो M1, M2, M3, M4, M5 ये 5 वेरिएबल्स हमने स्कैन कर लिए, यूज़र से इनपुट एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे। टोटल इक्वल टू क्या रहेगा, M1 प्लस में इन सभी के कंटेंट को ऐड करना है M3 प्लस। सो ये 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हम टोटल कर दिए प्रोसेसिंग में। अब प्रोसेसिंग में हमारे एक और लाइन, एक और स्टेटमेंट रहेगी क्योंकि हमें परसेंटेज भी कैलकुलेट करनी है। सो परसेंटेज इक्वल टू टोटल अपॉन 5 इंटू 100, राइट। यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज का। और प्रोसेसिंग के बाद हमें स्क्रीन पे आउटपुट सेंड करनी है। सो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट। प्रिंटफ स्टेटमेंट में एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर रहता है हमारा, न्यू लाइन, राइट। सो न्यू लाइन कैरेक्टर क्या है, इन केस मुझे प्रिंट आउट के बाद एक नई ब्लैंक लाइन क्रिएट करनी है तो मैं बैकस्लैश n न्यू लाइन कैरेक्टर से वो ब्लैंक लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। प्रिंटफ न्यू लाइन मीन्स कि जो मेरा एक कंटेंट है इसके प्रिंट होने से पहले स्टार्टिंग में एक न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी, तो इनिशियल कंटेंट से गैप क्रिएट हो जाएगा, एक लाइन का गैप यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं कहता हूँ टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स के बाद मुझे आउटपुट करनी है। और कितने वेरिएबल्स हैं, जस्ट वन वेरिएबल, मुझे टोटल वेरिएबल का आउटपुट दिखाना है। तो टोटल वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहेगा यहाँ पे, %f, और उसके बाद वेरिएबल का नेम। ये टोटल मार्क्स प्रिंट हो गए। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, परसेंटेज भी प्रिंट करनी है। सो फिर से परसेंटेज प्रिंट करने से पहले एक ब्लैंक लाइन में क्रिएट करना चाहता हूं और मैं कहता हूं परसेंटेज भी फ्लोट डेटा टाइप है तो %f, और वेरिएबल पास कर दूंगा, वेरिएबल का कंटेंट। सो जब मैं ये कॉल करूंगा तो स्क्रीन पे मेरे परसेंटेज भी वहां पे प्रिंट हो जाएगी। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट है, इसे कंपाइल करके रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमसे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करेगा, उन्हें प्रोसेस करेगा, हमें मार्क्स का टोटल और परसेंटेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो इसे कंपाइल करके रन करते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो मैं कहता हूँ GCC, प्रोग्राम, हमारी फाइल का नेम क्या है, रिजल्ट। सो हमें कंपाइल करना है result.c, और आउटपुट फाइल कहाँ क्रिएट करनी है, इसका आउटपुट हमें कंपाइल आउटपुट कहाँ पे करना है, जो कि प्रोग्राम हमारा मशीन लैंग्वेज में बनेगा, वो नेम भी हमें रिजल्ट ही चाहिए। exe लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर खुद ही exe लगा देता है। सो जब मैं ये रन करूँगा, इन केस मेरे कोड में कहीं भी कोई सिंटैक्स एरर या किसी भी तरह का एरर नहीं है, तो ये हमारा कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली और result.exe फाइल मेरे फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगी। सो undefined reference to win main 16. Okay, let's see. सो एरर है, एरर को हम यहाँ पे चेक करते हैं कहाँ पे एरर है। सबसे पहले तो टाइपिंग में चेक करते हैं कि टाइपिंग एरर तो नहीं हो गया। सो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड फ्लोट डिक्लेरेशन है, सेकंड लाइन ऑफ कोड प्रिंट स्टेटमेंट है, फिर स्कैन है, स्कैन स्टेटमेंट, फिर प्रोसेसिंग है, उसके बाद परसेंट वही प्रोसेसिंग है, प्रिंटफ और प्रिंटफ। सो स्कैन एफ रन कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट और डैश को भी इंक्लूड करते हैं और फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, राइट। अब हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे टाइपिंग हो गया, मेरे से टाइपिंग हो गया, एरर हो गया। प्रिंटफ की जगह मैंने प्रिंट लिखा है यहाँ पे, सो इट शुड बी प्रिंटफ। सो प्रिंटफ करने के बाद अब मैं कंपाइल करता हूँ इसे। सो हम देख रहे हैं कि कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो गया और result.exe करके फाइल जनरेट भी होगी हमारी फोल्डर के अंदर। सो अब इसे रन करने का टेक्निक ./result एट द मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स, तो हमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देने हैं। सो हम डिफाइन कर लेते हैं कि टोटल अपॉन 5 इंटू 100,
थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा, देखिए परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं तो टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 लेके चल रहे हैं हम, यहाँ पे मान के चलते हैं मार्क्स और टोटल आउट ऑफ 100, सो हमें 100 से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो टोटल अपॉन 5 ही हमें परसेंटेज कैलकुलेट करके देगा। सो फिर से हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को और रन करते हैं, एंटर मार्क्स फॉर 5 सब्जेक्ट्स। अब 100 में से मार्क्स मैंने 5 सब्जेक्ट में देने हैं, तो 75, 82, 90, 100 एंड 95। सो ये 5 मैंने मार्क्स यहाँ पे एंटर कर दिए, और जब एंटर प्रेस किया तो टोटल मार्क्स 442 और परसेंटेजेस 88। सो इस तरीके से हमारा कंपाइलेशन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 442.000 मीन्स यहाँ पे 6 जीरोज आ रही हैं, और इसी तरह से परसेंटेज के बाद भी हमारे 6 डेसिमल प्लेसेस तक आउटपुट आ रहा है। तो ये कंट्रोल करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा ये भी नेक्स्ट एग्जांपल्स में, नेक्स्ट प्रोग्राम्स में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन क्यू जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो है कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट। अब हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो कि सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट करेगा। सो फिर से एपिसोड 1 के अंदर हम एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं, और इस फाइल का नाम हम इंटरेस्ट डॉट सी। सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को इंक्लूड स्टेटमेंट्स के साथ। अभी तक तो मैं ये स्ट्रक्चर तो हमें पता चल गया स्केलेटन स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं। सो हम ये कहीं टेम्पलेट फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट कर देते ताकि नेक्स्ट प्रोग्राम्स बनाने में हमें ईजी रहे। हम सीधे सीधे टेम्पलेट कॉपी करें और बाकी का कंटेंट हम उसमें पेस्ट कर दें, राइट, टाइप कर दें। सो मेन प्रोग्राम में अब हमें सिंपल इंटरेस्ट बनाने की रिक्वायरमेंट है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के लिए हम यहाँ पे 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और फ्लोट टाइप करेंगे, क्योंकि डेसिमल्स पॉसिबल हैं। मनी की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो डेसिमल्स में भी आंसर हमारा रहेगा। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट मीन्स ऐसे ही। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सी में जो वेरिएबल नेम्स है वो केस सेंसिटिव है। सो इन केस मैंने वेरिएबल का नेम कैपिटल पी डिक्लेयर किया तो मैं कैपिटल पी से ही उस वेरिएबल को रेफर कर सकता हूँ। मैं स्मॉल पी से रेफर करूँगा तो एरर आएगा। सो यहाँ पे मैंने पी, आर, टी और ऐसे ही सारे कैपिटल में रखे हैं, तो रेफरेंस करते वक्त भी मुझे कैपिटल ही यूज़ करना पड़ेगा। सो प्रिंट एफ यूज़र को मैसेज देते हैं स्क्रीन पे, एंटर द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। सो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें कैलकुलेट करना है। सो एंटर द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, और उसके बाद हम ये 3 वैल्यूज स्कैन कर लेंगे स्क्रीन से, कीबोर्ड से स्कैन करेंगे यूज़र की इनपुट। और क्योंकि ये वेरिएबल्स जो हैं ये फ्लोट है, डेसिमल्स हैं, तो हमारा परसेंट एफ करके फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे आएगा। और तीनों वेरिएबल्स का एड्रेस हम पास करेंगे, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। उसके बाद हमारा प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल। सी लैंग्वेज में मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्टेरिस्क साइन यूज़ करते हैं, जो कि कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके 8 के ऊपर होता है और न्यूमेरिक कीपैड में भी अवेलेबल रहता है। सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। सो ये रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट कॉम्पिटिशन। और अब आउटपुट हमें हैंडल करना है, यूज़र को ये आउटपुट दिखाना है हमें स्क्रीन पे जो कंप्यूट किया। सो हम कहते हैं प्रिंट एफ, एक न्यू लाइन का ब्रेक दे देते हैं ताकि थोड़ा गैप रहे, देखने में अच्छा लगे। सिंपल इंटरेस्ट इज
क्योंकि हम डेसिमल डिस्प्ले कर रहे हैं तो फ्लोट %f और सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल उसे पास कर देंगे एज ए सेकेंड आर्गुमेंट। सो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे। सो कंपाइलेशन के लिए gcc interest.c-o interest। इन केस हमारा कोई भी सिंटेक्स एरर, कोई भी एरर इस कोडिंग में नहीं है तो ये प्रॉपर्ली कंपाइल हो जाएगा। तो प्रेस एंटर करेंगे, हम देखते हैं interest.exe फाइल यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। इसे रन करने का टेक्निक वही रहेगा $interest और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर द वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल कॉमा रेट एंड टाइम। सो हम प्रिंसिपल ले लेते हैं, लेट अस से एग्जांपल के लिए 500 रुपीज़, रेट ले लेते हैं 10% और टाइम ले लेते हैं 2 years। 500, 10 और 2 एंटर प्रेस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कंप्यूट होकर हमें रिजल्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। सो इन केस 500 रुपीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन what will be the simple interest after 2 years? That will be 100, that is ₹50 for each year of investment। so इस तरीके से हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम भी हमने क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम चाहते हैं वो चाहते हैं एक स्क्वायर निकालना है एक नंबर का। तो हमें किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? सो क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे फिर से अब टेम्पलेट फाइल को यूज़ करूँगा इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट अगेन। मैं टेम्पलेट फाइल के कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ और अपने फोल्डर में एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ विद द नेम ऑफ square.c और टेम्पलेट फाइल का कंटेंट वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मेन के अंदर हमें अपना कोड टाइप करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल चाहिए मुझे नम, और एक उसका स्क्वायर स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए, तो उसे हम शॉर्ट में SQR लिख लेते हैं, स्क्वायर। यूज़र को मैसेज स्क्रीन पे printf के थ्रू मैसेज सेंड करते हैं। एक न्यू लाइन का ब्रेक क्रिएट कर देते हैं। एंटर द नंबर, राइट, जिसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है वो नंबर एंटर करो। अब स्कैन के थ्रू हम स्कैन करेंगे यूज़र से इनपुट कीबोर्ड से। सो स्कैनf, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होगा यहाँ पे, और नम वेरिएबल के अंदर हम इसे वैल्यू को स्कैन कर लेंगे। फिर प्रोसेसिंग का पार्ट आता है। हमें मालूम है कि स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होता है किसी नंबर का, उसे ट्वाइस सेल्फ से मल्टीप्लाई, नम इंटू नम, राइट। सो स्क्वायर इक्वल टू नम इंटू नम। और नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इस आउटपुट को, इस रिजल्ट को स्क्रीन पे आउटपुट करना। सो प्रिंटफ के थ्रू आउटपुट करेंगे और कहेंगे, एक न्यू लाइन का ब्रेक देंगे, स्क्वायर ऑफ %d इज %d, राइट। अब पहला %d क्या है, जो नम है नंबर, और दूसरा %d क्या है, जो स्क्वायर उसका हमने कैलकुलेट किया। सो स्क्वायर ऑफ %d इज %d। सो इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करेंगे हम। सो कंपाइलेशन के लिए GCC प्रोग्राम का जो कोड फाइल है उसका नेम और -o और प्रोग्राम फाइल जो हमें जनरेट करना है उसका नेम। सो आप देख रहे हैं कि square.exe फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। अब इस फाइल को रन करने के लिए $/square। सो एंटर द नंबर, लेट अस से मुझे 7 का स्क्वायर चाहिए, तो मैं 7 टाइप कर दूंगा यहाँ पे, एंटर प्रेस करूँगा तो स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। सो इस तरह से जितनी बार भी ये नंबर मैं रन करूँगा किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकता हूँ। 12 एंटर कर दिया तो स्क्वायर ऑफ 12 इज 144। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें, और लर्निंग बाय एग्जांपल सीरीज़ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आप सी लैंग्वेज को सीख सकें और उसे मास्टर कर सकें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।